हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग यूरोप का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। यूरोप का पार्ट 1 का वीडियो अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं और पार्ट 1 देखने के बाद ही आप ये दूसरा पार्ट देखें। तो पार्ट 1 में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी और कुछ चीज़ें जो बाकी रह गई है, जो छूट गई है, उन चीज़ों को अभी हम इस पार्ट में पढ़ते हैं। तो ये यूरोप का दूसरा पार्ट आज हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं यूरोप के बारे में कुछ और तथ्यों को। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि यूरोप एशिया से यूराल माउंटेन यानी कि यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर और ये काकेशस पर्वत, काला सागर और भूमध्य सागर, इससे इसका यूरोप का सीमा बनता है। यानी कि एशिया से यूरोप अलग होता है इन सीमाओं के द्वारा। तो इसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ा था, कुछ सागरीय क्षेत्र खाड़ियों को समझा था। तो इसमें हम लोग अब देखने वाले हैं कि कुछ छोटे छोटे देश हैं यूरोप में। यूरोप में तो बहुत छोटे छोटे देश हैं, इतने छोटे छोटे देश हैं कि यूरोप में स्थलरूद्ध देश भी बहुत हैं, जो बहुत छोटे देश हैं, और बहुत सारे देश हैं जिनके पास तट भी हैं। और अपने इंडिया के तुलना में देखा जाए तो अपने इंडिया में जितने बड़े बड़े राज्य हैं उतने बड़े बड़े यूरोप में देश हैं। तो उससे भी छोटे हैं, जो कि स्वतंत्र रूप से एक देश है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे कि ये जो भूभाग निकला हुआ है ये भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर में ये जो भूभाग निकला हुआ है ये इटली का भूभाग है, ये इटली है, इसे इटली का प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप क्यों हुआ? क्योंकि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो ये इटली का प्रायद्वीप है। और इटली की राजधानी है रोम, जो कि यहाँ पे है। ये लाल कलर का जो डॉट आप देख रहे हैं ये इटली की राजधानी है, यहाँ पे रोम। तो इस इटली की राजधानी रोम के अंदर एक और छोटा सा देश बसा हुआ है, और वो कौन सा देश है? वेटिकन सिटी। तो इस इटली की राजधानी रोम है और रोम के भीतर एक बसा हुआ छोटा सा देश है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। और ये वेटिकन सिटी जो देश है इसका क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमीटर है। जो वेटिकन सिटी है वेटिकन सिटी, इसका जो क्षेत्रफल है 0.44 वर्ग किलोमीटर है। आप सोच सकते हैं कितना छोटा देश है, यानी कि 1 किलोमीटर भी उसका एरिया क्षेत्रफल नहीं है, उससे भी कम 0.44 वर्ग किलोमीटर है, इतना छोटा है। तो ये एक स्वतंत्र देश है। और इटली में ही, इटली के पूर्वी तट के पास, यानी कि तट पे नहीं है, तट से थोड़ा अंदर है लेकिन तट के पास है, सैन मेरिनो एक देश है। ये भी इटली का ही एक देश है। इटली के पूर्वी छोर पे यहाँ पे जो लाल कलर का देख रहे हैं डॉट, ये सैन मेरिनो है, सैन मेरिनो। तो ये इटली के अंदर 2 देश बसे हुए हैं। एक देश है दोस्तों यहाँ पे इस भूमध्य सागर के तट पे, ये जो आप एक गोल घेरा देख रहे हैं इसका नाम है मोनाको। ये भी यूरोप में बसा एक छोटा सा देश है मोनाको, जो कि भूमध्य सागर के तट पे है। और ये जो फ्रांस है, आप ये देख रहे हैं, ये स्पेन हुआ, ये पुर्तगाल हुआ और ये फ्रांस है। तो फ्रांस के नीचे जो फ्रांस का हिस्सा जो भूमध्य सागर के साथ जो इसकी तट रेखा जो बनती है फ्रांस की, इसके पास यहाँ पे फ्रांस के पास यहाँ दक्षिण पूर्व में, फ्रांस के दक्षिण और पूर्व में यहाँ पे मोनाको बसा हुआ है, जो कि इटली की सीमा यहाँ तक है। तो इस मोनाको से इटली की सीमा नहीं लगती है। कई जगह आपको ऐसा पढ़ने को मिलेगा कि जो मोनाको है वो इटली और फ्रांस की सीमा पर बसा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इटली की सीमा से थोड़ी दूर पे अलग है, यानी कि जो इटली की सीमा है इससे थोड़ा सा इस तरफ है, पश्चिम तरफ है। तो ये फ्रांस से घिरा हुआ है, इधर भी फ्रांस, इधर भी और इधर भी, तीनों तरफ से फ्रांस है और नीचे भूमध्य सागर के तट पे ये मोनाको बसा हुआ है। तो एक ये देश है मोनाको। तो इटली के अंदर 2 देश और एक यहाँ पे मोनाको है। एक और छोटा देश है दोस्तों, जो ये स्पेन और फ्रांस के सीमा पे ये जो
लाल कलर का जो आप हाईलाइट किया हुआ है देख रहे हैं, तो ये पिरेनीज पर्वत है। पिरेनीज पर्वत है जो स्पेन और फ्रांस की सीमा पर है, और ये दोनों देशों का ये सीमा का निर्धारण करता है पिरेनीज पर्वत। तो इसी पिरेनीज पर्वत पे एक देश बसा हुआ है जिसका नाम है एंडोरा। ये देश का क्या नाम है? एंडोरा। एंडोरा यहाँ पे पिरेनीज पर्वत के पास फ्रांस और स्पेन की सीमा पर एक छोटा सा देश बसा हुआ है जिसका नाम है एंडोरा। आप देख सकते हैं एंडोरा। तो ये छोटे छोटे देश हुए। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो ये है नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर। यहाँ पे जैसे कि हमने बताया था कि ये ग्रेट ब्रिटेन है और ये जुटलैंड प्रायद्वीप है। तो इन दोनों के मध्य जो सागरीय क्षेत्र है इसे नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर बोलते हैं। तो ये उत्तरी सागर में यहाँ पे डागर बैंक स्थित है। डागर बैंक अक्सर आप नाम सुने होंगे, पढ़े होंगे कि डागर बैंक कहाँ स्थित है और डागर बैंक किस लिए प्रसिद्ध है। तो डागर बैंक मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पे मछली का मतलब उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। तो डागर बैंक कहाँ है? उत्तरी सागर में है। और ये जो ग्रेट ब्रिटेन है, ब्रिटेन के पूर्व में ये जो जलीय क्षेत्र है यहाँ पे उत्तरी सागर में डागर बैंक स्थित है। तो इस उत्तरी सागर के नीचे यहाँ पे दक्षिण में आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 गोल छोटे छोटे देश हमने बनाया घेरा करके, 3 देश हैं। तो ये 3 छोटे छोटे देश हैं। तो ये कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ देखते हैं कि एक नदी यहाँ से निकलती है, यह है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से एक नदी निकलती है जो इस स्विट्जरलैंड की सीमा होते हुए, और यहाँ पे है वासजेस पर्वत और इधर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, यानी कि इधर वासजेस पर्वत और इधर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। और बीच का जो भाग है वो रिफ्ट वैली है, यानी कि धंसा हुआ भाग है। जैसे कि 2 पर्वतों के बीच जो भूमि नीची होती है, यानी कि साइड के 2 भाग ऊपर उठे हुए हैं और बीच के भूमि नीचे धंसा हुआ हो, तो एक रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। तो उसी तरह का एक यहाँ पे भूभाग बनता है जिसके माध्यम से, जिसके अंतर्गत ये राइन नदी है। इसका क्या नाम है? राइन नदी। राइन नदी है। तो ये इधर है वासजेस पर्वत और इधर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। तो इसके बीचों बीच से राइन नदी उत्तर की ओर बहती है और उत्तरी सागर में जल गिराती है। तो इस राइन नदी का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोयला बहुत बड़े मात्रा में पाया जाता है और यहाँ पे कोयले का इतना ज़्यादा उत्पादन होता है और राइन नदी के माध्यम से इस कोयले को यहाँ से इस तट तक पहुँचाया जाता है, जिससे अदर देशों में यहाँ से बंदरगाह है। ये राइन नदी के मुहाने पर एक बंदरगाह है रॉटरडम, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो इस नदी को कोयला नदी कहते हैं। कोयला नदी, यूरोप की कोयला नदी कौन है? तो राइन नदी है। ये एग्जाम में परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि कोयला नदी किसे कहते हैं या यूरोप की कोयला नदी कौन है? तो राइन नदी है। और राइन नदी का जो क्षेत्र है उसे रूर कहते हैं, रूर प्रदेश कहते हैं। यानी कि इस क्षेत्र को, राइन नदी के आसपास के क्षेत्र को रूर प्रदेश कहते हैं। यूरोप का रूर प्रदेश है ये। तो यह है राइन नदी और ये उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। तो ये कोयला नदी भी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे जो 3 छोटे छोटे देश है, इसमें यह है लग्जमबर्ग, यह है नीदरलैंड और यह है बेल्जियम। यानी कि बेल्जियम और नीदरलैंड ये दोनों तट के पास है और ये जो है लग्जमबर्ग ये थोड़ा अंदर की तरफ है। तो
ये जो नीदरलैंड है, राइन नदी के मुहाने के पास नीदरलैंड में एक बंदरगाह है। यहाँ पे जो ब्लैक कलर का डॉट लाइन आप देख रहे हैं, एक यहाँ पे डॉट किया हुआ, ये रॉटरडम बंदरगाह है। ये रॉटरडम बंदरगाह जो है, ये यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, यानी कि सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। यहाँ से क्या है कि अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका में, इस अटलांटिक महासागर के पश्चिम में अमेरिका महाद्वीप है, तो अमेरिका से और यूरोप के अन्य देशों के साथ जो भूमध्य सागर से, इस भूमध्य सागर के साथ जो तट बनाते हैं, और ये यूरोप के और पश्चिमी भाग, इन भागों के साथ इस बंदरगाह से बहुत बड़े पैमाने पे व्यापार होता है। तो ये रॉटरडम जो बंदरगाह है, ये नीदरलैंड के पास है और इस राइन नदी के मुहाने के पास है, और ये यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें तो हमने आपसे इसके पिछले वीडियो में यूरोप का जो पार्ट 1 है, उसमें हमने आपसे पूछा था कि जो फ्रांस की राजधानी कहाँ है और कौन सी नदी के तट पे है। तो नदी तो हमने बताया था कि ये है फ्रांस, और ये जो नदी बहती है यहाँ से, ये सीन नदी है। कौन सी नदी है? सीन नदी। ये सीन नदी है, और सीन नदी के तट पे यहाँ पे जो ब्लैक कलर का जो डॉट हमने बनाया हुआ है, ये फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पे है। तो ये हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो वो पेरिस है, जो कि सीन नदी के तट पे है। उसके बाद दोस्तों हमने एक और आपसे राजधानी की बात की थी, राजधानी का नाम पूछा था कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है। तो यहाँ पे पड़ता है यूक्रेन, लगभग इस क्षेत्र में यूक्रेन पड़ता है। तो यूक्रेन की राजधानी यहाँ पे है, जिसका नाम है कीव। तो ये तो काफ़ी दिनों से चर्चा में है, यूक्रेन और रसिया युद्ध में कीव का नाम बार बार आ रहा है, तो ये आप जानते ही होंगे। इसलिए हमने आपसे पूछा था कि काफ़ी दिनों से ये चर्चा में है, तो ये नाम आपके दिमाग में बस गया होगा, इसलिए इसका नाम हमने आपसे पूछा था। तो यूक्रेन की राजधानी है कीव है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इस यूरोप के कुछ छोटे छोटे देशों की बात। और यहाँ पे जो रॉटरडम बंदरगाह है, इनके पास जो ये देश है, जो हमने बताया आपको कि नीदरलैंड, और जो यहाँ पे बेल्जियम, और ये है नीदरलैंड, बेल्जियम, और एक हमने आपको बताया लग्जमबर्ग। तो नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, नीचे लग्जमबर्ग है। तो इन देशों के पास की एक कुछ विशेषता है दोस्तों। क्या है कि जो लग्जमबर्ग और नीदरलैंड और बेल्जियम, ये जो तीनों हैं, इनका जो उत्तर में जो समुद्री क्षेत्र है, तो इन्होंने क्या किया है कि खेती के लिए समुद्र के जल को पीछे धकेल कर, यानी कि समुद्र में एक बांध बनाए, और बांध बनाने के बाद जो पीछे की तरफ जो जल राशि है उसे बाहर फेंक दिए, समुद्र में फेंक दिए। उसके बाद जो इनको जो भूमि मिला, तो समुद्र जाहिर सी बात है निचले हिस्सा में होता है, जो समुद्री क्षेत्र होता है वो मुख्य भूमि से थोड़ा नीचे भूमि होता है। तो उस निचले भूमि में जो इनको जमीन मिला, उस जमीन पे ये लोग खेती करते हैं, तो वो नीची भूमि है, इसलिए इन देशों को नीची भूमि का देश कहा जाता है। और जो समुद्र में जो भूमि ये लोग प्राप्त किए हैं समुद्र से, वैसे भूमि को वहाँ पे पोल्डर कहते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि पोल्डर क्या है। तो ये समुद्र से लिया हुआ जमीन, यानी कि भूमि जिसमें खेती की जाती है, उसे पोल्डर कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसे पोल्डर कहते हैं, जो कि ये तीन देशों लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और बेल्जियम। तो लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और बेल्जियम, इन तीनों देशों को सम्मिलित रूप से बेनेलक्स कहते हैं। बेनेलक्स, मैं आपको बता दूं, तीनों को सम्मिलित रूप से बेनेलक्स कहते हैं।
लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और बेल्जियम को, तीनों को सम्मिलित रूप से बेनेलक्स कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थे जो पार्ट 1 में नहीं कवर हो पाए थे, जिसको मैंने पार्ट 2 में आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों ये रहा यूरोप का मानचित्र, और मानचित्र पढ़ने का मेरा एक ही पर्पस है कि भूगोल को समझने के लिए सबसे पहले आपको विश्व मानचित्र को अच्छे से समझना होगा। विश्व के सागर, महासागर, महाद्वीप, खाड़ियाँ, देश और जो छोटी छोटी सागरीय क्षेत्र हैं उनको समझना है, कौन देश कहाँ पे स्थित है ये समझना सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद ही आप भूगोल को अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।